हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। आप लोग ये वीडियो देखने के पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। तो हमारा चैप्टर 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसा कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। एक हमारा डायरेक्ट है और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें अभी हम एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोग को जैसे ही किसी एक चीज को अगर हम बदल रहा है, तो वैसे ही सेम एज हमें क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म भी चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, अगर हम लोग कितना 10,000 रखें, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमें क्या होगा, 10K के अकॉर्डिंग होगा। ओके, मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन यही समझा रहा है, यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म को चेंज करेंगे, हमें जो उससे रिलेटेड जो हमारा सेकंड टर्म होगा, सेम एज वैसे ही वो भी चेंज होगा। और ये दोनों में जो सिमिलरिटीज होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट होगी। ठीक है, मीन्स हमारे पास काफी सारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे ही हमारा उससे जो सेकंड टर्म फाइंड होगा, उस टर्म के साथ भी वही चेंज होना चाहिए जो हमारा फर्स्ट टर्म के साथ है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग टेबल बनाते हैं। तो ये इस टेबल में हम लोग कुछ एक्स और वाई लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कुछ एक्स और वाई लेंगे। जैसे कि हम लोग इधर एक्स हो गया, ये वाई हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे 20 ले लिए, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, 17 ले लिए, यहाँ पे हम लोग 11 ले लिए और यहाँ पे हम लोग 8 ले लिए। अब हम लोग y में क्या ले लेंगे, यहाँ पर 40 ले लेते हैं, यहाँ पे 34 ले लेते हैं, यहाँ पे 22 ले लेते हैं एंड यहाँ पे 16 ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो x है हमारा और यहाँ पे जो y है, ये दोनों में क्या रिलेशन है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि हमारे पास कितने भी रिलेशन हो, उनका जो रिलेशन होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, मीन्स सिमिलरली होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों का जो रेशियो होगा, मीन्स 20/40, और हमारा क्या है 13/34, सॉरी 17/34। तीसरा हमारा क्या है 11/22 एंड फोर्थ हमारा क्या है 8/16। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 22 जा कैंसिल हो जाता है, ये 17 2 जा कैंसिल हो जाता है, ये 11 2 जा कैंसिल हो जाता है एंड ये 8 2 जा कैंसिल हो जाता है। मीन्स जो हमें ये टोटल जो हमें रेशियो मिल रहा है, जो प्रोपोर्शन मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। मीन्स क्या हुआ, ये हमें कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म शो कर रहा है। मीन्स इनका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म में है। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब जैसा कि एक हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल होना चाहिए जिससे हमें क्लियरफाई होने चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी हम एक x ले लेते हैं, एक हम यहाँ क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब हम ये दोनों में क्या ले लेंगे, 6 4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ ले लेते हैं 10 और 8। उसी तरीके से यहाँ हम लोग ले लेते हैं 14 और 12, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ ले लेते हैं 18 और 16। तो अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी कैंसिल आउट होगा। मीन्स अगर हम लोग इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो ये 6/4 है, ये क्या है 10/8 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है 14/12 एंड ये लास्ट हमारा क्या है 18/16।
अब हम जब सभी को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 8 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो कौन कौन सा बन रहा है, उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि 3/2 है, यहाँ है हमारा 5/4, यहाँ है हमारा 7/6 एंड यहाँ है हमारा 9/8। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोपोर्शन जो आया है वह क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे हम लोग डीपी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे, इसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब नहीं होगी। तो इसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हम लोग इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिमिलर जा रहा है। अब स्टूडेंट एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन हो रहा है उसके लिए कुछ शर्तें और होती है, बट अभी हमने जो शर्तें बताई ये शर्तें इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसके बदौलत ही हम लोग कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बट इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारा ये जो सीरीज चल रहा है ये हमारा क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो ये 20 है, 17 है, ये 11 है, 8 है। ठीक है, ये भी हमारा क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग में चल रहा है। तो ये सब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जरूरी है, बट सबसे जरूरी हमारा ये है कि उनका जो प्रोपोर्शन मीन्स उनका जो रेशियो या उनका जो रिलेशन आना चाहिए वो जितने भी टर्म है उन सब में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि यह एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो कहा कि ये भी एक शर्त है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ भी कि यहाँ क्या है, 6 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 18 है, यहाँ भी 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है। मीन्स यहाँ पे भी क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये भी एक जरूरी है। बट जैसा कि अभी हमने कहा कि उनके बीच जो रिलेशन हो, कुछ भी जैसा भी उनका रिलेशन हो, वो एक कांस्टेंट टर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 टर्म्स के जो रिलेशन है वो क्या है, डिफरेंट है, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पहले की हमने जो 2 शर्तें बताई वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारी शर्तें हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट रूल है वो हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसे कहेंगे नॉट डीपी। ठीक है, मीन्स नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि हम लोग कभी स्टेशन पे जाते हैं, अपनी कार से गए और वहां पे मुझे कार को पार्क करना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर मुझे कार पार्क करना होता है तो हम लोग रोड पे तो नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्टेशन पे कार पार्क करने का एक जगह होता है। ठीक है, एक स्थान होता है जहाँ पे कार पार्क करते हैं। तो जैसे ही वहां पे हम कार पार्क करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो तुरंत चार्ज अप्लाई कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है, चार्ज अप्लाई करता है। तो सभी का अपना अपना है कि आवर वाइज होता है। ठीक है, किसी का डे वाइज होता है कि आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, आपको इतने देने होंगे, या फिर किसी का आवर वाइज होता है। तो जैसा होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट वैसे आवर वाइज ही होता है, बट अपना अपना अलग जगह का अलग अलग चार्ज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार पार्किंग का चार्ज है नियर रेलवे स्टेशन अप टू क्या है, तो जैसे हम लोग 4 आवर के लिए हम लोग करते हैं कार पार्क,
जैसे ही हम लोग 4 आवर के लिए कार पार्क करते हैं तो हमें कितना देना होता है 60 रुपीज। और अगर हम लोग वैसे ही 8 आवर के लिए देते हैं तो हमें कितना देना होता है 100 रुपीज। सिमिलरली जब हम लोग 12 आवर के लिए देते हैं तो हमें देना होता है 140 रुपीज। एंड सिमिलरली 24 आवर के लिए अगर कार पार्क करना होता है तो हमें देना होता है 180 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारा जो इतना जो चला है, मीन्स ये जो हमारा टर्म इतना दिया हुआ है, क्या वो डायरेक्ट प्रपोर्शन को कमिट करता है, इसकी वो कमिटमेंट देता है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये कार पार्क का जो चार्जेस है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, 4 आवर का कितना है 60 रुपीज। तो पहला तो हमारा ये था। सेकंड हमारा था कि 8 आवर का है हमारा 100 रुपीज। ओके। एंड थर्ड हमारा क्या है कि 12 आवर का है मेरा 140 रुपीज। एंड फोर्थ हमारा क्या है 24 आवर का है हमारा 180 रुपीज। अब चूंकि ये सब जो हमारा जो टर्म है, मीन्स जो पार्क करने का जो चार्जेस है आवर के अकॉर्डिंग, वो सही है, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसे इसे कैंसिल करते तो ये आ जाता है 1/15। अगर इसे कैंसिल करते हैं तो 4 2 जा 8, 25 4 जा 100। ओके। एंड यहाँ पे जब करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। एंड यहाँ पे करते हैं तो 4 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अगेन 3 2 जा 6 एंड 15 3 जा 45। ठीक है। तो जब हम इसे लिखते हैं, इसके टर्म्स को जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1/5। उसी तरीके से आ जाएगा हमारा 2/5। उसी तरीके से थर्ड टर्म आ जाएगा 3/35 एंड फोर्थ हमारा आ जाएगा 2/15। तो क्या आपको इन सब में कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, मीन्स जो हमारा जो प्रपोर्शन हुआ है वो एक कांस्टेंट में है, एक कांस्टेंट रेशियो में उसका प्रपोर्शन है? तो नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है। दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है। मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द मिक्सचर ऑफ प्लांट इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग वन पार्ट। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ पेंट, सॉरी प्लांट मैंने पढ़ दिया था बट ये पेंट है। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. ठीक है। ये कह रहा है कि हम एक पेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो पेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ तो कलर्स को कॉम्बिनेट करना होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, एक पेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये कह रहा है कि मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट। मीन्स जब हम लोग एक पेंट बना रहे होते हैं तो मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स। ठीक है। वन पार्ट जो है रेड पिगमेंट जो कि 8 पार्ट होगा। ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम लोग 4 पार्ट करेंगे तो कितना पिगमेंट होगा, 7 पार्ट करेंगे तो कितना पिगमेंट होगा, 12 पार्ट करेंगे तो कितना पिगमेंट होगा एंड 20 पार्ट करेंगे तो हमारा कितना पिगमेंट होगा। ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके लिए तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 एंड पार्ट्स ऑफ बेस हमारा कितना है 8। ठीक है। पार्ट्स ऑफ हमारा बेस कितना है 8 हो गया।
तो हम लोग एक काम करेंगे, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1, ठीक है। या फिर आप इतना कह सकते हैं कि इस पूरे टर्म को हम लोग x मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम लोग y मान लेते हैं। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, उस सेम एज इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे, एंड सेम एज इसे x3, इसे y3 एंड सो ऑन x4 एंड हेयर y4, ठीक है। और उस सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे x5 और यहाँ हमारा हो गया y5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पार्ट्स ऑफ जो रेड पिगमेंट 1 है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज 4, देन पार्ट ऑफ हमारा बेस फाइंड हो जाएगा। तो हमारा x1 कितना है, हमारा x1 है 1 एंड y1 कितना है 8 इक्वल टू x2 हमारा कितना हो गया 4 और y2 हमारा हो गया y2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसे y2 इक्वल टू 8 4 जा 32 मीन्स हमारा जो y2 आया वो हमारा क्या आ गया, वो हमारा आ गया 32, ठीक है। अब सेम एज हम लोग करेंगे x1 बाई y1 इक्वल टू x3 बाई y3, देन इक्वल टू x1 हमारा कितना 1, y1 हमारा कितना 8 इक्वल टू x3 हमारा 7 है और y3 हमारा y3 है। तो ये हो गया हमारा y3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो जैसे ही 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y3 इक्वल टू 56। अब तो ये हमारा कितना हो गया 56। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस ऑफ पार्ट्स हो जाएगा 8 पार्ट्स ऑफ 7 रेड पिगमेंट का वो हो जाएगा 56। अब हम लोग उसी तरीके से आगे भी करेंगे कि हमारा x1 बाई y1 इक्वल टू x3 बाई क्या हो जाएगा y3, ठीक है। तो x1 हमारा कितना है 1 और y1 कितना है 8 इक्वल टू x3 हमारा कितना है, x3 हमारा कितना है, सॉरी ये हमारा चल रहा है x4 का, तो ये हमारा x4 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा। तो अब हमारा x4 कितना है 12, ठीक है। और ये हमारा y4 कितना हो गया, y4 का y4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे y4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो हमारा y4 हो जाएगा 12 8 जा 96, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 96 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिमिलरली करेंगे x1 बाई y1 इक्वल टू x5 बाई y5, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो गया x1 कितना था 1, y1 8 और x5 हमारा 20 और ये हमारा हो गया y5, ठीक है। तो हम लोग यहीं से फाइंड कर लेते हैं y5 हमारा कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो हमारा y5 जो हो गया वो हो गया 28 जा 160, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 160। तो स्टूडेंट हम अब देख पा रहे हैं कि ये सभी के बीच जो हमारा फंक्शन, जो हमारा टर्म बन रहा है वो क्या बन रहा है कांस्टेंट बन रहा है। इसे हम लोग चेक कर सकते हैं, देखिए ऐसे तो हमने इसे अभी बनाया तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं ये बिल्कुल सही कैसे है। ये 1/8 है, ये 4 क्या है 32 है, ये हमारा कितना है 7/56 है और ये हमारा क्या है 12/96 और ये हमारा क्या है 20/160। अब देखिए जैसे हम लोग को सबको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, 12 8 जा 96 और ये हमारा कितना हो गया 12 8 जा 160।
तो हम देख पा रहे हैं कि सभी का जो टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म के साथ बन रहा है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ बन रहा है, जो कि क्या है हमारा 1/8 हमारा कंटिन्यूअसली है। ठीक है, क्या है हमारा 1/8 कंटिन्यूअसली है। तो उसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा ये इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग यहाँ पे आंसर को चेक भी कर लिए कि ये सभी का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी हमारा ये ऐसे ही होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चन 2 एबव, जो जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन 2 एबव, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, ठीक है 75 ml ऑफ बेस, देन हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है कि अगर वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, जो हमारा पहले कितना था 8 था, ठीक है वो कलर था, ठीक है वन पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो रेड जो कलर था वो कितना है 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट कितना है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारा कितना हो गया, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारा हो गया 1, कितना हो गया 1 हो गया, और पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 रिक्वायर्स कितना ml के साथ है, वो रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। ठीक है, तो यह कह रहा है कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि 1/75 मिलीलीटर इक्वल टू हमारा हाउ मच रेड पिगमेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट रेड पिगमेंट इक्वल टू एक्स। ठीक है, देन 1/75 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा x/1800। ठीक है, तो हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1800/75। तो जैसे ही हम लोग 1800/75 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं करके, 25 3 जा कितना हो गया 75, एंड 25 6 जा कितना होता है 25, 75 7 जा कितना होता है 175। ठीक है, 25 7 जा 175, एंड हमारे पास कैरी आउट कितना रहा 5, देन 25 2 जा कितना हो गया हमारा 25 2 जा हो गया हमारा 50। ठीक है, देन ये हमारा हो गया 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो हमारा x इक्वल टू कितना हो गया 24। तो हमारा पार्ट कितना हो गया 24 पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट is 24 रिक्वायर्स हमारा क्या हो गया 20
रिक्वायर्स कितना 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 months। ठीक है, एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है और 840 बॉटल्स फिल करता है 6 आवर में। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 840 बोतलें जो है भरी जाती है सॉफ्ट ड्रिंक से, बट वो कितने देर में भरी जाती है, 6 आवर्स में। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स, तो कितने सारे बोतल जो है 5 आवर्स में भरी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सिंस 840 bottles filled in 6 आवर। इन हमारा क्या है, in 6 आवर। So let X bottle filled in 5 आवर। ठीक है, देन अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे कि 840 बोतल जो है वह कितने आवर में फिल किया गया, 6 आवर में। तो एक्स बोतल जो है कितने देर में फिल किया जाएगा, 5 आवर में। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 और ये कितना हो गया 0। देन एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 700 बॉटल्स। ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट कि जो हमारा 840 बोतल था वो 6 आवर में फिल किया गया था, तो 700 बोतल जो है वो 5 आवर में फिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इज इन लार्ज 50,000 टाइम्स attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक हमारा डायग्राम है, इस तरीके से एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। ठीक है, एक हमारा बैक्टीरिया का डायग्राम है, 5 centimeter shown in the diagram। What is the actual length of a bacteria if the photograph is large 20,000 times only? Then what would be its large length? ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है और वह जो है अपने साइज से बिल्कुल, ये जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल इतना छोटा सा था, तो इसे क्या किया गया 50,000 क्या किया गया, इसे लार्ज 50,000 टाइम्स। ठीक है, 50 इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेंड इन लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे 5 सेंटीमीटर लार्ज करने के लिए क्या किया गया, 5 सेंटीमीटर इसे इंक्रीज किया गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसे इंक्रीज किया गया। तो यह पूछ रहा है कि अगर इसे 20,000 टाइम्स अगर इसे लार्ज किया जाता तो यह कितना सेंटीमीटर का हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि हमारे पास जो एक बैक्टीरिया था जो हमारा गिवन है, वह क्या किया उसे कि उसे 50,000 टाइम्स उसे इंक्रीज किया गया, तब कहीं जाके वो कितना लार्ज हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो
तो जब उसे 20,000 टाइम अगर इंक्रीज किया जाएगा तो वह कितना सेंटीमीटर लार्ज करेगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे देख रहे हैं कि इसे 1 2 3 4, ये 4 0 से ये क्या हो गया, हमारा 4 0 कैंसिल हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हमने अब यहाँ पे क्या देखा, हेयर एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2। ठीक है, मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20,000 times attains a length of 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सो स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप का एक मॉडल है, द मस्ट इन 9 सेंटीमीटर हाई, वह कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शिप है, ठीक है, एक हम लोग शिप बनाते हैं, एक हमारा क्या है, एक हमारा है क्या है, शिप है। ठीक है, एक हमारा क्या है, ये शिप है, ये पानी में है, शिप है तो पानी में ही होगा। ठीक है, तो एक इन अ मॉडल ऑफ शिप इन मस्ट इन 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, शिप की जो हाइट है वो कितनी है, शिप इज हाई 9 सेंटीमीटर, कितना है, 9 सेंटीमीटर, while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई, बट इसकी जो एक्चुअल जो हाई है वह कितना है, एक्चुअल शिप हाई इज 12 मीटर। ठीक है, एक्चुअल शिप की जो हाई है वो कितने हैं, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा ये कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अब ये कह रहा है कि इफ द 28 मीटर हाई होता, ठीक है, देन हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। अब ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, 28 मीटर, देन द मॉडल ऑफ शिप पूछ रहा है, तो लेट मॉडल ऑफ शिप इज, कितना हो गया, x सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया। ठीक है, क्या किया, 1 सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया। तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9/12 इक्वल टू x/28। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 4 7 जा 28। देन x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 21 मीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 2 किलो ऑफ सुगर कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई 1 10 टू द पावर, ये 6 है,
सॉरी 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड सेकंड है हमारा 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले हम लोग ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 2 किलो ऑफ शुगर जो है, 2 किलो शुगर है, कितना 2 केजी शुगर, 2 केजी शुगर जो है कंटेन कितना क्रिस्टल करता है। जैसे कि हम लोग के घरों में जो किचन में जो शुगर होते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक दाना दाना का होता है, ठीक है, एक दाने शेप का होता है, क्रिस्टल शेप में होता है। तो उसमें जो क्रिस्टल है 2 केजी शुगर में कितने क्रिस्टल है, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल है, ठीक है, कितना है 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल है। तो हमारा ये कह रहा है कि जब 5 किलो शुगर होंगे तो कितने क्रिस्टल होंगे। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पहला होगा, हमारा क्या होगा, ये पहला का आंसर होगा। तो ये कह रहा है कि अगर 2 किलो में हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल है, ठीक है, तो हमारे पास जब यहाँ पे कितना है 5 किलो शुगर होंगे तो कितने क्रिस्टल होंगे। तो हम लोग जो नंबर्स ऑफ क्रिस्टल जो है उसे हम लोग x मान लिए हैं। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 बाई 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ा था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं 2 5 जा 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। बट अगर हमारा ये आंसर गिवन नहीं है तो हम लोग इसमें एक काम करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 10.2 में बहुत सारा क्वेश्चन किया है कि इस तरह से हम इसे क्या करेंगे 225 को 100 से डिवाइड दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई 10 100 था तो उससे हम लोग 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 225 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 क्रिस्टल्स, ठीक है, ये क्या हो गया 10 टू द पावर 7 क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम लोग उसे कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा 1.2 केजी ऑफ शुगर। यहाँ पे हमें उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो था वह 5 केजी के बारे में था और यह सेकंड क्वेश्चन में जो है वह 2 केजी के बारे में, ठीक है, 1.2 केजी के बारे में। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसे भी हम लोग सिमिलरली सेम है सॉल्व करेंगे कि 2 केजी के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल था। तो हमारा 1.2 केजी के लिए कितने क्रिस्टल होंगे। तो हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे में 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसे हम लोग x इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, y क्या हो गया 5। अब हम लोग इसे क्या करेंगे कि x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है और आप कैलकुलेशन अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्या है 27 मल्टीप्लाई
10 टू द पावर 6 को अगर हम लोग 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे तो ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 5, तो ये हमारा क्या हो गया 5 टू जा 10 हो गया। तो कितना हो गया x इक्वल टू 27 टू जा कितना हो गया 54 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। तो सेम एज इस जो हमने यहाँ पे चेंज किया था वही हम यहाँ भी करेंगे। तो x इक्वल टू क्या करेंगे 54 को 10 से डिवाइड भी देंगे और 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और मल्टीप्लाई जो हमारा जो था 10 टू द पावर 5 वो तो लिखेंगे ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू 5.54 मल्टीप्लाई 10 और 10 पे ये हमारा 1 था और ये 5 है, तो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर ऐड होता है। तो 1.2 kg में हमारा क्रिस्टल कितना हो गया 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। रमेश जो रश्मि जो है एक रोड मैप बनाती है जिसमें वह क्या करती है कि 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है 18 किलोमीटर से। अब कोई रोड मैप बना रहा है, अब जो भी कोई रोड मैप बना रहा है तो वो एक्चुअल रोड मैप का तो डिस्टेंस दे नहीं सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसे हम लोग शो करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को उसने रिप्रेजेंट किया है 18 किलोमीटर को, एंड सी ड्राइव्स ऑन 12 किलोमीटर और वो 72 किलोमीटर और वो 72 किलोमीटर तक जाती है। देन व्हाट कुड बी अ डिस्टेंस कवर इन द मैप। तो टोटल वह कितना डिस्टेंस कवर की है तो हमें सेंटीमीटर में बताना है। मींस जब 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर बताया उसने तो 72 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर कहेंगे। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमने आपको भी सारी बातें बताई है कि 1 सेंटीमीटर को उसने 18 किलोमीटर बताया, तो 1 सेंटीमीटर को उसने 72 किलोमीटर बताया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 18 4 जा 72, देन x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बस इतना ही था जो कि अभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल्स। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखने के टाइम जो वर्टिकल जो हमारा पोल है उसका हम लोग क्या करेंगे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ेंगे, वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो हमारा जो शैडो का जो कास्ट है वह क्या हो जाएगा, उसे भी हम लोग लिख देते हैं शैडो कितना कास्ट करता है मतलब कितना लंबा वो भी शैडो देता है। एक पोल का जो शैडो होता है जो शो कर रहा है क्वेश्चन में वह कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये हो गया 320 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड एट द सेम टाइम हमारा पहला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल कितना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो यह कह रहा है कि एक हमारे पास पोल है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा अगर जो इस बार जो हमारा लेंथ ऑफ शैडो बाय अनदर पोल मींस हमारा जो क्वेश्चन में जो गिवन था पोल 560 सेंटीमीटर, तो 560 सेंटीमीटर पोल के अकॉर्डिंग 320 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो बनाता है। तो अब कह रहा है कि जब हमारा
10 मीटर, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, और 1000 प्लस 50 यानी कि 1050 सेंटीमीटर का जब हमारा क्या होगा, जब हमारा पोल होगा तो कितना लंबा शेडो देगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि जब 560 सेंटीमीटर लंबा पोल था तो वो 320 मीटर लंबा शेडो दे रहा था। तो जब 1050 सेंटीमीटर लंबा पोल होगा तो वह कितना सेंटीमीटर का शेडो देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देन 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 8 जा 32 एंड 14 4 जा 56, ठीक है। देन 2 7 जा कितना होगा 14 एंड 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 2 4 जा 8 हो गया। अब हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। तो ये हमारा कितना हो गया 150। देन x इक्वल टू हमारा हो गया 150 मल्टीप्लाई 4। देन हमारा x इक्वल टू हो गया 600 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स हमारा जो 1050 सेंटीमीटर लंबा जो पोल था वह कितना लंबा शेडो देगा, 600 सेंटीमीटर लंबा शेडो देगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पर गिवन है, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब हमें क्या बताना, हाइट ऑफ पोल बताना है। तो चूंकि हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब हमारा कितना था 560 मीटर लंबा जब पोल था तो वो 320 मीटर लंबा शेडो दे रहा था। तो जब हमारा पोल विच कास्ट, तो जब हमारा 1 मीटर लंबा पोल होगा तो वह कितना देगा 500 सेंटीमीटर लंबा शेडो देगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, तो हमें हाइट ऑफ पोल बताना है। तो देन हमारा हाइट ऑफ पोल हो गया, पोल कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई 560 बाई 320, ये हमारा हो गया x, क्योंकि x हमारा क्या है हाइट ऑफ पोल है। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे। तो जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 10 से 10 कट गया, और ये हमारा कितना हो गया 225 जा 50 एंड 216 जा 32, ठीक है। अब जब इसे हम कैंसिल कर रहे हैं तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये हो जाएगा 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 एंड ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 8 हो गया एंड 16 5 जा 80, ठीक है। देन हमारा x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 35 कितना हो गया, हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 875 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ जो हमारा पोल हो गया वो आ गया 875 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक हमारा जो ट्रक है वह क्या कर रहा है कि वह ट्रेवल इन 14 किलोमीटर इन 25, एक ट्रक है वह कितना ट्रेवल्स करता है, ट्रेवल्स यहाँ पे लिखते ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, ठीक है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम
हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन 5 आवर्स। तो देन ये पूछ रहा है कि कितना ट्रेवल्स वो 5 आवर में करेगा। ठीक है, तो लेट ट्रक फार डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है, x किलोमीटर। ठीक है, क्या है हमारा, x किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि 14 किलोमीटर जो है वह 25 मिनट में कवर करता है। तो हमारा जो x किलोमीटर है वो कितना में करेगा, 5 आवर में। तो चूंकि हमारा 14 किलोमीटर पे 25 मिनट है, तो 5 आवर में हमारा कितना मिनट हो जाएगा, 300 मिनट। क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, देन 5 आवर में 300 मिनट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग 8 क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो आता होगा। खैर चलिए, मैंने बता दिया। तो ये हो गया 14/25 इक्वल टू 18/300। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा हो गया 14 मल्टीप्लाई 300 बाई कितना हो गया हमारा 25। देन 25 वन जा 25 एंड 5 हमारा जो रिमेनिंग रहा, तो 25 टू जा कितना हो गया 50। देन x इक्वल टू हमारा हो गया 168 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि 14 किलोमीटर जो लोडेड ट्रक है वो 25 मिनट में कवर करता है, 25 मिनट में 40 किलोमीटर कवर करता है, तो वह 300 मिनट में कितना कवर करेगा, 168 किलोमीटर। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।